अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद वामिक हियर। प्रॉपर्टी कचहरी के आज के शो में आप सबको वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिनाज लिल्ला साहब, जो कि हर बार की तरह हमें प्रॉपर्टी की आगाही वगैरह देते हैं। लेकिन आज की प्रॉपर्टी कचहरी के शो में हम लोग थोड़ा सा इसको डिफरेंट करेंगे। हम लोग आपको स्टेट से मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से जो इस प्रॉपर्टी कचहरी में प्रॉपर्टी की एडवाइस तो हम लोग आपको देते ही रहते हैं, बट आज हम लोग थोड़ा सा स्टेट से कंस्ट्रक्शन को भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे और आप तक कंस्ट्रक्शन की आगाही भी हम लोग पहुँचाएंगे। हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी मौजूद है एज वेल एज, क्योंकि आज मैंने बताया कंस्ट्रक्शन की हम लोग आपको आगाही देंगे। तो आज हम लोगों ने अपने साइट मैनेजर ठेकेदार मोहम्मद अकरम साहब को भी यहाँ पे इनवाइट किया ताकि वो भी आएँ और हम लोग आप तक कंस्ट्रक्शन की कुछ मालूमात पहुँचा सकें। तो आज की प्रॉपर्टी कचहरी के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अकरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार वहां में गद्दारी कर छोड़ी है, पुराने बंदे ने बोल गया तू आज जो अकरम ठेकेदार आ बड़े को खुली मोटर वर्गा मुंह ना था तू नान सलाम दी जा रहे हैं। असी थे कि मतलब काफर हाँ, असी मुसलमान सन भी सलाम दे यार, असी जवाब दे इंतजार कर रहे हैं तेरे। और मैं तो जियो जे हाँ ही बिरा, बाकी मैं आज यार कहीं करा ना तो तेरा मुंह पूरा तैयार हो जाए। साइड मैनेजर साहब तो तुसी हो इस बार थोड़े में थोड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़े को खबीर एटे दा जो पेड़ा नहीं बनया होंदा इन थोड़ा मुंह है तुसी जुगता कर रहे हो, लॉजिकल करो ना। बात है बडोला बनाई थोड़े बात मास है सही, जरा कट के दिखाओ ना। हड्डियां जो पुरानी को मम्मी छोटी होंदी है इजिप्ट दी, यही थोड़ी बाही निकली हुई है, जुगता तुसी कर दे है बाह मुंह बड़ा मुंह मेरा वेखे ना हड्डा बाह थोड़ी हड्डी सारी है। अच्छा यार गल शबाज पता की इस किसी कुत्ते मारिया इन सजा मौत हो गई, और जो मौत के फटे ते चढ़िया पता ही की प्या क्या कि यार मेरे कन्नी दर्द होंदी है, मैंने लत्तां वाले पासे फस जतई जो ठेकेदार साहब है अकरम ठेकेदार इन्हें गौर नाल एक बार वेख ले हाँ वेख ले और तू गौर ना वेख ले जिवें अलादीन दा चिराग लगड़ी गया ना विच जे गोडा खुरकदा है बाहर निकलदा है अकरम ठेकेदार। अगर नहीं शहबाज, ये जो है जैसे अब्दुल्ला वलेज का कब्रिस्तान नहीं है, मुर्दा उठा के ले आया, ये ठेकेदार नहीं आएगा। अच्छा ये मुर्दा है? मुर्दा है। बस ऐसा गल तो तू सही की थी, जो बंदे जो जिन कट गया ना अकरम ठेकेदार जो उन्होंने बैग भी ला के जा रहा होंदा, कपड़े भी पाए होंदे, जा रहा होंदा निकल गए। नहीं कपड़े नहीं होंदे, लोटा होंदा सही, लोटा भी साथ में होंदा सी, जो है ना जुत्ती चप्पल जो होंदी है ना वो भी है ना फड़ी हुई है। इतना पसमानदा जिन होता है ना, फिर दोबारा बंदे वड़ बंदा मेरा सामान अंदर ही रह गया, फिर दोबारा वड़ गए अंदर कट के ले आंदा है। कसम ठेकेदार साहब दाड़ा तुस आख्या कि साडा मुंह आना कईडा कि निक्का मोटा है, चलो जिस तुहाडा मुंह लोटा नाल लड़ा देना है, तुहाडा मुंह यही है जिवें कबर ते लोटा पे। चुप हो जाओ भाई, नाजरीन इन लोगों का चलता रहेगा। हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को बुलाया ताकि हम लोग आपको प्रॉपर्टी की अवेयरनेस दे सकें। साकिब मिनाज लिल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर से हम लोग सवाल करेंगे आज का पहला, जिसका सर आज हमें जवाब देंगे। तो आज की प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट का आगाज शुरू करते हैं। Q&A विद ESM का बाकायदा आगाज करते हैं आज की प्रॉपर्टी कचहरी शो में। आज का हमारा पहला सेगमेंट है Q&A विद ESM। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, आज के पहले Q&A सेगमेंट का सवाल यह है कि बेज़बानी यानी जो हमारा होता है डायरेक्ट इंतकाल जिसे हम लोग कहते हैं, ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? अच्छा, जहाँ तक वामिक मेरा ख्याल है ना, बेज़बानी या डायरेक्ट इंतकाल ये कभी भी नहीं करवाना चाहिए। इसके मैं 2-3 मिसालें आपके सामने देता हूँ, 2-3 रेफरेंस देता हूँ कि एक आज से 15 साल का पहले का केस आया हमारे पास। सवाल किसी ने किया था कि 15 साल पहले हमने बेज़बानी मतलब डायरेक्ट इंतकाल करवा लिया था, लेकिन जब हमने बेज़बानी डायरेक्ट इंतकाल करवाया तो जो पटवारी था उसने जो एक गवर्नमेंट के वाजबात होते हैं, एक अमाउंट होती है, वो पे नहीं की, सरकारी वाजबात। तो अब 15 साल के बाद कहीं तहसीलदार के सामने वो केस आया तो तहसीलदार ने वो जो इंतकाल है ना रिवर्स कर दिया। जो पुराना मालिक था उसके नाम पे कि ये तो इंतकाल हुए नहीं है, ये तो पुराने मालिक के नाम पे प्रॉपर्टी कर दो। तो हमें फिर भी इस चीज़ का नहीं पता चला। जब हमें ज़रूरत पड़ी फ़र्द बराए रिकॉर्ड या फ़र्द बराए बै मैंने लेना था, उसके लिए मैं गया तो पता चला जी ये तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है, अभी तक पुराने जो है मालिक उनके नाम पे चल रही है। तो अब देखें वो शख्स फंस चुका है, क्योंकि 15 सालों में कम अज़ कम भी ना 4 दफ़ा जमाबंदी हो चुकी है और अब इसका कोई तरीक़ाकार बनता नहीं है। अब अगर तो 1-2 महीने लेट होता है ना, पटवारी जो है ना ये अक्सर सरकारी वाजबात पे ही नहीं करते, आप उनको दे देते हैं लेकिन वो आगे पे नहीं करते, ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, आप उनसे अगर कोई चीज़ डिमांड करें तो वो आपको दे देते हैं बना के, लेकिन बगैर स्टैंप के, बगैर साइन के। तो ये मसले हैं पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, अब उसका हल जो है ना वो फिर अगर 1-2 महीने लेट हुआ है तो फिर तो वाजबात इतने ज़्यादा नहीं होते, तहसीलदार तक की मसला हल हो जाता है। लेकिन अब वो मामला काफ़ी 15 सालों का है और मैं बता चुका हूँ कि कम अज़ कम 4 दफ़ा जब बंदियाँ हो चुकी हैं दोबारा,
तो पहले एक दफा जो है वो उनको जवाब मैंने ये दिया कि एक दफा एक एप्लीकेशन तहसीलदार को या एसी को या डीसी को लिख के देख ले, अगर कुछ बनता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिविल कोर्ट से रब्ता करें और सिविल कोर्ट से रब्ता करके उसमें एप्लीकेशन में ये आप लिखें कि जितने भी सरकारी वाजिबात हमारे बनते हैं हम पे करने को तैयार है। तो अब ये जितना भी वो मामला इनके साथ हुआ बेज़बानी की वजह से हुआ, डायरेक्ट इंतकाल करवा दिया इन्होंने। अच्छा, फिर दूसरा तरीका मैं ये आपको बताता हूँ कि जब भी आप इंतकाल करवाते हैं ना, 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, थोड़े टाइम पीरियड के बाद आप चले जाएं पटवार खाने या लैंड रिकॉर्ड सेंटर चले जाएं, उनसे आप ये डिमांड करें कि फर्द बराए रिकॉर्ड मुझे दे दें। फर्द बराए रिकॉर्ड आपने अगर पटवारी से ले रहे हैं तो वो इसी तरह लिखा हुआ नहीं लेना, बल्कि उसको कहना कि इधर साइन और स्टैंप के साथ मुझे दो क्योंकि वो फिर आपके पास एक प्रूफ आ जाता है। अब अगर पटवारी ने आगे वाजिबात जमा नहीं किए हुए तो वो फर्द बराए रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकता साइन स्टैंप के साथ, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं नाज़रीन को भी यही मशवरा दूंगा कि कभी भी बेज़बानी इंतकाल या डायरेक्ट इंतकाल कभी भी ना करवाएं। सबसे पहले रजिस्ट्री का प्रोसीजर अडॉप्ट करें, उसके बाद इंतकाल, और इंतकाल के बाद भी कुछ दिन के बाद फर्द बराए रिकॉर्ड पटवारी से लें, उसको चेक करें और उसके बाद आप मुतमईन हो। अच्छा वामिक तन एक गल फैक्ट दसा तन फैक्ट पुराने ज़माने ना जो पुराने के पीछे जो कराची च रवाज खत्म हो गया, घोड़े दी रेस होंदी है ना, वो टस करके नहीं घोड़े नसाते ही नहीं नसाते हूँ असलम भाई यूज़ किया जाता। दरअसल असलम भाई दिखाने घोड़े नस पाते खुद ब खुद, जेडे रेस भी नहीं नसना होंगे वो भी नस पाते, अक्सर कुत्ते भी नस पाते हैं। पिछले साल कुत्ते रेस जीती है, वो इतना कोई जालम नसे है, रेस जीतने तो बाद 2.5 घंटा वो प्यार है और मर गया। असलम भाई की दहशत चेक कर, मैं डर रहा बताइए क्यों ना नस जाए असलम भाई ने के नप कर रखो। ए मेरे ख्याल है शहबाज भाई जरा तू अवार्ड चाहिए बना है, ओ अवार्ड और मेरे ख्याल है तू इसे रेस जीत्या। जी जी अकरम ठेकेदार, मैं रेस दरअसल कैंसिल हो गई जैसे कि मैं दस्या, भले जो पार्टिसिपेंट है वो जीत गया ही था। अवार्ड इस तो मैं देता गया क्योंकि मैं अकरम ठेकेदार साहब ने हॉस्पिटल पहुंचाया ही, और बदकिस्मती है कि वो इंतकाल कर गया है, 2.5 घंटा पै रहा है, और उस तो बाद उन्होंने वफात हो गई और दोबारा किसी उन्होंने टीममेट उन्होंने रिवाइव कर छड़ा, तो लख दी लानत उस टीममेट था जिन्हें दोबारा रिवाइव किया अकरम ठेकेदार नूं, तो साढ़े मत्थे पै गए। शहबाज बड़ी बेहतरीन गल्लां करदा पिया सर, यकीन मनो हाथ इं ला रहा, हालांकि आप क्रिकेट के हिसाब से मारा छक्का, लेकिन ये नहीं पता कि मैं आप ही छक्का हाथ देख अंदाज वेख। अच्छा अकरम से ठेकेदार साहब मैं तो लगता तुसी जेडी नवी कम्युनिटी आई हुई है ना मार्केट विच ओदे तो बिलोंग करदे जिन्ना जेंडर ही माइनस विच है। केड़ी कम्युनिटी? यार मैं तो अनपढ़ बंदा हूं, तू बेच रहा बना है, मैं भी बेच रहा गया, मैं आके शायद तुम्हें रोला मारना है। हाँ नहीं ठेकेदार साहब, मैं ARY TV वाली गल कर रहा, तू पूरी चेकल है। शहबाज लैके बता पर्ची मैनू आके विखाई उस, मैनू आके विखाया ए मैं पर्ची ले बना आप यार आओ जाड़ा करना है, अगू पै गए कुत्ते ओनू मैं आखा पर्ची विखा पर्ची विखा, तो मैंने अगू पता ही की प्या था कि कुत्ते है नहीं अनपढ़ मैं की। अच्छा अकरम ठेकेदार साहब तुम्हारी अकल इतना नहीं है, उन्हें पर्ची कुत्तियां दिखानी क्यों ऐसी, उन्हें क्या चौकीदार नू पर्ची दिखानी है? भाई 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 चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नाज़रीन इनका ये शोर शराबा चलता रहेगा। आज के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं सर के पास। सर आज का दूसरा सवाल ये है कि शजरा नसब मालूम करने का आसान तरीका क्या है? जी बिल्कुल वामिक, शजरा नस्ब जो है ना हर इंसान को पता होना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम पहले जाए ना थोड़ा सा पिछले ज़माने में चले जाएं तो हमारे जो अबा अजदाद थे, बुजुर्ग थे, उनको अपनी 7 पीढ़ियों का पता होता था, लेकिन हम अब हैं हमें नहीं पता, मैक्सिमम दादा तक का पता है, उससे ऊपर परदादा का नहीं पता होता। तो शजरा नस्ब जो है ना ये पता होना चाहिए। अब देखें लोग हिजरत कर जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, और गांव देहातों में पुराने बुजुर्ग जब अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं कोई बताने वाला नहीं होता। अगर कोई शख्स शौक रखता है इस चीज़ का कि शजरा नस्ब अपना पता करना है, तो उसका एक बड़ा ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, अपने आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, ज़िला की कचहरियों में चला जाना है। कचहरियों के अंदर एक माल खाना होता है, माल खाना के नाम से ऑफिस होता है, वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे जाकर फिर आगे उस माल खाना ऑफिस के अंदर मुहाफिज खाना अलग से बना होता है। मुहाफिज खाना से जाके आपने ये चीज़ डिमांड करनी है, लेकिन डिमांड करने से पहले आपको अगर आपके अबो अजदाद की ज़मीन है तो उसका खसरा नंबर पता होना ज़रूरी है कि खसरा नंबर क्या है। वो खसरा नंबर जाके आप बताएंगे और उस खसरा नंबर की बुनियाद पर वो आपको शजरा नस्ब आपका निकाल के दे देंगे। अच्छा अब ये खसरा नंबर और शजरा नस्ब
आप भी सोच रहे होंगे आपस में इन दोनों का क्या ताल्लुक है। एक प्रॉपर्टी है, खसरा नंबर तो प्रॉपर्टी में होता है ना, जमीन में होता है, और शजरा नसब अलग चीज है। तो इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं अंग्रेज हुकूमत के दौर में, जब यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी तो अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज क्या करते थे, हर चीज का एक रिकॉर्ड रखते थे। जैसे आजकल मरदमशुमारी होती है, तो एक तरह की मरदमशुमारी होती थी जो कि एक दफा 1872 में करवाई गई, फिर 1880 में करवाई गई, और फिर 1905 में ये मरदमशुमारी मतलब हुई थी। उसमें होता क्या था कि हर गांव में जाके एक जरगा लगता था, पूरे के पूरे गांव इकट्ठा हो जाता था, और उस पूरे गांव जब इकट्ठा हो गया तो उसके अंदर 4-5 पोजीशंस के लोगों का होना जरूरी था, जिसके अंदर आपका पटवारी, गर्दावर, नंबरदार, और ये इस तरह की 4-5 पोस्टें वहाँ पे पोजीशंस के लोग होते थे। तो वहाँ पे हर बंदा अपना डाटा लिखवाता था कि मेरा नाम ये है, वालिद का नाम ये है, और ज़मीन हमारी ये है, खसरा नंबर वगैरह उसका जो भी है, और हमारी कौम ये है। तो उसको दर्ज किया जाता था, लेकिन ऐसे दर्ज नहीं किया जाता था पहले। पूरे मतलब ये जो 4-5 पोजीशन मैंने बताई हैं, पटवारी और नंबरदार और गर्दावर, इनसे पहले उसकी तस्दीक की जाती थी। अगर इस चीज़ की वो तस्दीक करते थे कि हाँ बिल्कुल ये सच बता रहा है, यही कौम है, उसके बाद बुलंद आवाज में एक दफ़ा वो गांव के लोग जो बैठे होते थे उनके सामने ये बात दोहराई जाती। जब वो तस्दीक करते तो फिर उसका बाकायदा इंदराज किया जाता, बंदोबस्त के अंदर बाकायदा इंदराज हो जाता। तो ये जितना भी डाटा है ये सारा का सारा मुहाफ़िज़ खाना में महफूज है। लेकिन मिलेगा कैसे? खसरा नंबर से। अगर आपके आबो अजदाद की कोई ज़मीन थी, उसका खसरा नंबर आपको पता है, तो वो लेके आप अपने कचहरियों में, ज़िले की कचहरियों में, मालिक खाना वाले ऑफिस में, और फिर फर्दर आके मुहाफ़िज़ खाना में जाएंगे, उधर खसरा नंबर बताएंगे और आपको आपका शजरा नसब मिल जाएगा। ठेकेदार साहब आए थे ये नहीं बनाया मैंने, रुमाल शुमाल छड़ के तस्वीर शस्वीर का प्रकाश बंगाली लग रहे हो। ये पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। इस रुमाल दे पीछे की राज है? ये तेरी सोच है। यार शहबाज आपस में लगे हुए हो, कोई होश को पूछ रहा भी नहीं है। यार असलम भाई साढ़े होश दी गल ही छोड़ दे, तो गल ही बखरी है ना। आज सुबह तू एंट्री वे की थी, क्या बात है असलम भाई, क्या एंट्री मारी है इसने। सलमान खान लग रही, सलमान खान ऐसा चश्मा पा के एयरपोर्ट लाए हुए जिवें कन्ना च टूटियां लटक रही होंगे ने, बड़ा एंट्री मारी। वो वेखे जेडे एयरपोर्ट तो चमकदे लाल ते नीले रंग दे, इंज लगदा एंबुलेंस आ गई है। ये बड़ा हौसा, वो तो बाद ही पता लग जैसे वेस्ट कोट लाई अंदर होता है, इतना सारी जिस्म निकल आया अंदर, है ना सारा अंदर जिस्म निकल आया जिवें बिल्ला किराए ते आंदे हुए। ये साढ़ा होश साहब निकल आया अंदरों। हो मतलब इंसल्ट नहीं करो, गलत गल है। ये 4 दिहाड़े कायम अली शाह नाल रहा है, वो आदत आदि अपनाई हुई है। जिस गल चंगी सिरे ते गल खलोंदी है ना, तो उस होस्ट स्टाफ नींद आ जाती है। पता लगा जी वो कायम अली शाह जाते पे आने तक, वो जल्दी करो यार, जब उठी करो की होया जी, छापा लग गया। उनके कोल वाल सिक्के हुआ सामान का। हमारे हाउस ने ऐसे पाफ रखा हुआ है जैसे तरबेला टाइम से पानी निकल रहा हो। बहुत सही सुते पे ने जी, मैं बेड बेच के सो गया, घाटा पै गया। यार शहबाज मजे की बात बताऊं, हमारे होस्ट की शक्ल ऐसी जैसे ना रुखी रोटी होती है ना। ओए तू तो चुप कर, सूखे हुए सालन। सर इनको छोड़ें, ये लोग इसी तरह लगे रहेंगे फजूल टाइम पास में। आज के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर मेरा अगला सवाल ये है कि औरत को विरासत से महरूम करने के लिए अगर जायदाद में हिबा कर दिया जाए तो इस हिबा का क्या हो सकता है? बिल्कुल वामिक, ये आजकल हमारे मुआशरे में बहुत चल रहा है कि औरत को विरासत से महरूम कर दिया जाता है। अब वो महरूम करने के लिए आजकल जो है ना काफ़ी सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक तो जो वालिदैन है ना, ख़ास करके वालिद जो खुद को कहते हैं बेटी मुझे बड़ी प्यारी है, वो ही चालाकियों में पड़े होते हैं, चालबाजियों में पड़े होते हैं। और इस तरह की चालबाजियाँ जो है ना वालिद ज़्यादा करते हैं और अपनी ज़िंदगी में करते हैं। जी बेटे बड़े प्यारे हैं मुझे, और बेटे जो है ना बेटी को जो है ना हिस्सा ना मिले तो बेटों को मैं हिबा कर दूं जायदाद, और वो कर देते हैं, छुप छुपा के भी कर देते हैं, सरेआम भी कर देते हैं। फिर हमारी ख़वातीन जो है बेचारी, वो इस पर कोई एक्शन भी नहीं लेती किसी किस्म का, और कुछ ले भी लेती हैं लेकिन गलत एक्शन लेती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज यहाँ पे नाज़रीन को बताना मैं ज़रूरी समझूंगा। देखिए, अगर वालिद ने जायदाद हिबा की है सिर्फ बेटों को, बेटी को उसमें हिस्सा नहीं दिया, हक नहीं दिया, तो बेटी वक्ती तौर पर कोई एक्शन ना ले। अगर वक्ती तौर पर वो कोई एक्शन ले भी देती है, सिविल कोर्ट में जाके एक दावा दायर भी कर देती है, वो केस चलेगा, काफ़ी अरसे तक चलेगा, उसके बाद केस का डिसीजन भी आ जाएगा। लेकिन वो जो है ना प्रॉपर्टी,
वो रिवर्स हो जाएगा हिब्बा, लेकिन फिर वालिद के नाम पे, क्योंकि वालिद अभी जिंदा है अपनी जिंदगी में, तो वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करे, वो सेल करे, वो हिब्बा करे, वो किसी को फंड दे दे, किसी मस्जिद के नाम कर दे, मदरसे के नाम कर दे, अपनी प्रॉपर्टी के साथ वो जो करना चाहे करे। अगर उसने बेटों को हिब्बा किया है, आपने दावा दायर किया, अभी तक वालिद जिंदा है, आप केस जीत गई हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, या हिस्सा भी अभी तक नहीं मिलेगा। वालिद के नाम पे प्रॉपर्टी वापस रिवर्स हो जाएगी। तो अगर वालिद ऐसा करता है, हिब्बा करता है, तो आपने वक्ती तौर पर कोई एक्शन नहीं लेना। ये एक्शन बनता ही वालिद की वफात के बाद है। जब वालिद वफात पाए तो फिर आप दावा दायर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको एक कोर्ट की जजमेंट भी बताना चाहूँगा। ये जो हमारे चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, इन्होंने एक जजमेंट दी है SCMR 2021 और पेज नंबर 179, आप जाके देख भी सकते हैं। इसमें भी एक मतलब ये रेफरेंस भी मैंने कोट कर दिया है। एक खातून थी, उनके साथ भी इसी तरह की सेम ज्यादती हुई थी कि वालिद साहब जब इस दुनिया से चले गए तो भतीजे जो है उन्होंने कोई पर्चा निकाल लिया, नहीं जी वालिद साहब ने आपकी जिंदगी में कहा था जी मेरा बेटा कोई नहीं है, तो जब बेटा नहीं है तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी जायदाद भतीजों के नाम कर दूं। तो अब यहाँ पे जो बेवा है और एक ही बेटी थी वो महरूम हो गई। जब महरूम हो गई तो उन्होंने सिविल कोर्ट में दावा किया, वहां से केस जीती, तो फिर हाई कोर्ट में मुखालिफ पार्टी ने अपील कर दी, वहां से सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये जजमेंट दे दी कि जो औरत का हक है उसको मिलेगा। अगर वालिद हयात में हिब्बा कर में गया है, वफात के बाद वो हिब्बा टूट जाएगा और जो जिस औरत का विरासत में जितना हिस्सा है वो मिलेगा हर सूरत में। तो यहाँ पे असल मैंने पहले ही जैसे जिक्र किया कि हमारे जो वालिद होते हैं, वालिद इस तरह की चालबाजियां बहुत करते हैं। अच्छा, मेन इनका कंसेप्ट क्या होता है जी, अभी बेटी जो है ना वो तो पराए घर की है, पराए घर में चली जाएगी, तो जो इसको हम हिस्सा देंगे वो तो किसी दूसरे खानदान में चला जाएगा, दूसरे घर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि वो जो हिस्सा उस औरत को मिल रहा है वो आप नहीं दे रहे, वो अल्लाह की तरफ से उसका मुकर्रर किया हुआ है। अच्छा, कुछ फैमिलीज यहाँ पे फिर दे भी देती हैं और बड़ा एहसान जता रहे होते हैं और जगह जगह बता रहे होते हैं जी हम बड़े वो हैं, हमने अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा दिया है। तो इनसे बंदा पूछे कि तुम लोगों ने नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसका उस जायदाद में वो हिस्सा मुकर्रर किया था। अगर तुम्हें हिस्सा मिल रहा है तो तुम्हारी बहन भी कह सकती है कि हम जी हैं बड़ी जो आला ज़र्फ है, हमने भाई को हिस्सा दिया है, क्योंकि विरासत तो वही है जिसमें भाई को भी मिलना है हिस्सा, बहन को भी मिलना है। लेकिन ये अच्छा, ये फिर भी मैं इनको अच्छा कहूँगा, चलो दे तो देते हैं कम अज़ कम। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ ये सोचते हुए कि दूसरे ख़ानदान में विरासत का हिस्सा चला जाएगा क्योंकि बेटियाँ पराई होती हैं, तो ज़मीन में हिस्सा नहीं देना, ये बहुत गलत करते हैं। ये हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कुरान पाक के अंदर भी एक औरत का, तो ये आप दिया करें। इस तरह उसको इस हक से आप उसका ये हक छीन नहीं सकते। और यहाँ पे गलती हमारी जो है ना ख़वातीन की भी है, ये रिवाज बनाया भी इन्होंने खुद ही है। अक्सर जगह पर मैं देखता हूँ खुद ये साइन करके बयान हल्फी पे दे रही होती हैं जी हमें उसमें विरासत में हिस्सा नहीं चाहिए, ये भी गलत करती हैं। जो एक शरीयत ने एक तरीकाकार रखा है, एक कानून रखा है, कम से कम शरीयत के कानून तो आप लोग माने। सर इसमें मैंने लोगों को देखा है, हमारे तकरीबन साहिवाल गांव के अंदर काफी गांव ऐसे हैं, तो क्या करते हैं बहन बेटियों का जो मतलब हिस्सा होता है वो पता है क्या कहते हैं, यार हम लोगों ने देखो बेटा आपका कफन दफन भी करना है, हमने ये भी आपका करना है वो भी करना है, तो आपकी रोटियां वगैरह भी करनी है, तो बेटा आप एक काम करें कि ये जायदाद को छोड़ दें। तो या तो बेटियां को कहेंगे यार बेटा तो एक काम कर माफ कर दे हमें। लेकिन ये मतलब इन लोगों की अपनी चालाकियां होती हैं, ये बेवजह की चालाकियां करते हैं। हालांकि ये चालाकियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप खुदा के जुर्मदार भी हैं और उस बहन या बेटी के भी जुर्मदार हैं जिसका आप हक अदा नहीं कर रहे। और इसका हक अदा करना शरीयत है। ये लोग बिल्कुल ही इजीली सर ले लेते हैं कि ठीक है जी मसला थोड़ी है यार, असी बहन दबका बहन चुप कर जाना। बिल्कुल ठेकेदार साहब, ये बात आपकी हकीकत में ठीक है। असल में शरीयत को हमने चेंज करके रख दिया। शरीयत एक्चुअल में कुछ और है, शरीयत के अंदर जहेज है ही नहीं, अगर जहेज है भी तो वो ज़रूरत की चंद चीज़ें, जैसे आप देख लें नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया अपनी बेटी हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम को, वो जहेज आप देखें कितना सा था जी सर, ठीक है, एक चक्की थी और थोड़े दो चीज़ें और थी। लेकिन यहाँ पे हम जहेज बढ़ा के लाखों तक ले गए हैं। एक अगर मामूली सी फैमिली है तो वो भी जहेज कम से कम 15 लाख 20 लाख, ये एक मामूली मिडिल क्लास फैमिली का जहेज यहाँ तक जा रहा है।
तो उस पे तो खर्चा कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो उसका जायदाद में हिस्सा है वो मार दिया जाता है। तो शरीयत से तो हम खुद हटे हुए हैं, शरीयत के कानून हमने बदले हुए हैं। सर इतना जायज ना दे, लेकिन उसका जायज जो बनता है वो दे, वो बेस्ट है। इतना जायज ना दे, जितना उसका बनता है वो हक दे, तो समझ में आने वाली बात है। वरना ये जायज दे कि उसके ऊपर आप एहसान ना करें। वैसे ठेकेदार साहब थोड़ी शक्ल वेख कर लगता नहीं कि थोड़े को कोई इतना इल्म होएगा, लगता था कि जादू टोने का इल्म होएगा, लेकिन थोड़े को है इल्म है माशाल्लाह। बात भी ये गल तो बिल्कुल बजा है कि बिल्कुल मेरे को वाकई इल्म कोई नहीं, तुहानू ना लगा ही है। यकीन मानो थोड़ी शक्ल ते यकीन मान 13 वजे पे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਕਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਣਾ ਬੇੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਵੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਟਾਈਮ। ਸਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਤੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ठेकेदार साहब पहली गल ते मैं दसो गुर्दे हुंदे की है ते नाल तुसी डॉक्टर भी हो। सर ਤੁਹਾਡਾ माशाल्लाह सवाल बेहतरीन है। यकीन मानो मैं कट्टा हलाल के तो गुर्दे निकले आए, जो गुर्दे निकले आन ते अगली गल समझदार ही हो सकती। यार भाई तुम लोग चुप कर जाओ। नाजरीन ये लोग तो लगे रहेंगे, इनको छोड़े, हम सर के पास चलते हैं आज के अगले सवाल के साथ। सर मेरा अगला सवाल ये है, क्या हिबा को चैलेंज किया जा सकता है, और हिबा को चैलेंज करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? असल में वामिक हिबा देखे ना, ये प्रॉपर्टी की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एक आम आदमी नहीं समझता। तो हिबा का वर्ड सुन के ही वो बड़ा अजीब सा लगता है कि हिबा क्या है। असल में हिबा तोहफा जो होता है ना, तोहफा या गिफ्ट, उसको कहा जाता है। और जो ये हिबा का प्रोसीजर किया जाता है उसको गिफ्ट डीड कहा जाता है। तो हिबा एक्चुअल में होता क्या, गवर्नमेंट ने ये हिबा बनाया क्यों था, रूल क्या था कि अगर किसी को आप कोई तोहफा देना चाहते हैं तो अपनी जो कुल आपकी जायदाद है या कुल प्रॉपर्टी है उसका 1/3 पार्ट, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा आप हिबा कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप हिबा कर ही नहीं सकते कानूनी तौर पे। लेकिन इसको हमने गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और ज्यादातर हिबा जो इसी तरह इस्तेमाल होता है कि वालिद साहब एक बेटे से नाखुश हैं, एक से खुश हैं, जो जिससे खुश हैं उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी हिबा कर देते हैं। या अगर किसी बेटी को जायदाद से बेदखल करना हो, सिर्फ बेटों के नाम पे करनी हो, तो क्या किया जी, वो पूरी जायदाद जो है बेटों के नाम पे हिबा कर दी। तो कानून ये कहता है कि तीसरा हिस्सा, जैसे 100 रुपये आपकी जायदाद है और आप हिबा करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 33 रुपये कर सकते हैं, 1/3 पार्ट उसका 33 रुपये बनता है। तो इस तरह हिबा हो नहीं सकता, ना हिबा किया जा सकता है। लेकिन अपनी वक्ती दिली तस्कीन के लिए बंदा हिबा कर देता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता, वक्ती उसको सुकून मिल जाता है, तस्कीन मिल जाती है। जैसे ही अच्छा, अब दूसरा सवाल साथ ही आपने ये किया है कि हिबा को कब चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, जब हिबा करने वाला शख्स अगर तो जिंदा है, उसकी हयात में हिबा को चैलेंज तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो हक किसी और को दिया गया है वो फिर भी आपको नहीं मिलना, भले आप केस जीत भी जाएं। केस जीत जाएंगे तो रिवर्स प्रॉपर्टी उसी बंदे के नाम पे दोबारा चली जाएगी। हिबा वो रिवोकेबल का एक लफ्ज यूज किया जाता है, रिवोकेबल है, रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर वो शख्स इस दुनिया से चला गया, वफात पा गया है, उसके बाद अगर आप उस हिबा को चैलेंज कर देते हैं तो, और हिबा में ना मैक्सिमम यही देखा गया है कि कोर्ट्स के अंदर जो भी केसेस गए हैं वो तकरीबन तमाम केसेस जीते ही गए हैं, और केस जीत जाते हैं, दावा जीत जाते हैं, तो आपका जो हिस्सा बनता है उस प्रॉपर्टी में, उस जायदाद में, वो आपको मिल जाता है। तो बेहतरीन जो तरीका है वो भी बता दिया, और वक्त जो है वो भी बता दिया कि आफ्टर डेथ, उस बंदे की वफात हो जाए उसके बाद आप उस हिबा को चैलेंज कर लें। सर ये हमारे इलाके में तकरीबन ये अल्फाज जो आपने हिबा कहा है इसको बख्शिश कहते हैं। जो आपने पहले बात कही कि लड़कियों को हिस्सा नहीं देने का, ये उसको आसान तरीका होता है कि कोई बाप अपने किसी पसंदीदा बेटों को बख्शिश कर देते, कोई ज़मीन है या कोई जायदाद है, किस ज़मीन है या प्लाट है, वो बख्शिश कर देते हैं। हमारे इलाके में ये आम तौर पे यही अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं, बख्शिश, अपने मर्ज़ी से अपने बेटे को बख्शिश कर देते हैं, कोई ज़मीन कोई जायदाद। जी बिल्कुल शफी साहब, यहाँ पे मैं एग्री करूंगा कि गांव देहातों में इंटीरियर सिंध कह लें, पंजाब कह लें या खैबर पख्तूनख्वा कह लें, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं था, और ख़वातीन की तो बिल्कुल पढ़ाई थी ही नहीं, ख़वातीन को तो पढ़ना अलाउड ही नहीं था, तो इन चीज़ों का पता नहीं था।
और अभी तक भी काफ़ी पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे यही बख्शिश का ही लफ्ज़ यूज़ किया जाता है और ख़वातीन हमारी को महरूम कर दिया जाता है जायदाद से और दूसरे बेटों के नाम पे हिब्बा कर दी जाती है। लेकिन शहरों में अब ये थोड़ा सा रुझान कम हो गया है, क्योंकि शहरों में ख़वातीन पढ़ने लिखने लग गई हैं और उनके पास ये शऊर आ गया है, वो इन चीज़ों को समझने लग गई हैं और हिब्बा को चैलेंज भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि मैं मिसाल के तौर पे मैं बाप हूँ, तो मैं अपने बड़े बेटे को कहूँ कि यार मैंने ये मैंने अपनी जायदाद सारी आपके नाम कर दिया, हिब्बा आपके तरफ कर दिया सर। लेकिन सर एक चीज़ मैं इसमें बिल्कुल कहूँगा कि मैं अपने लिए अपनी कब्र का अजाब खरीद रहा हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चे पीछे जब लड़ेंगे आपस में, केस करेंगे एक दूसरे के ऊपर या जलालत बनाएंगे अपने लिए, तो सर मेरी कब्र कितनी जलेगी या कितना अजाब मैं अपने लिए छोड़ जाऊंगा। तो उससे बेहतर मेरा तो तरीकाकार यही है कि मैं अपने जिंदा हयात जब जिंदा हूं तो सारा कुछ उसको तकसीम करके जाऊं, यानी कि बेटियों का अपना हिस्सा, बेटों का अपना हिस्सा तकसीम करके जाऊं कि मेरे लिए एक कब्र का अजाब ना बने। तो हम लोग जानबूझ के कब्र का अजाब खरीदते हैं अपने लिए। क्यों खरीदते हैं? सिर्फ इसी वजह से कि हम अपनी बेटों को या बेटियों को एक एक चीज को तकसीम करके नहीं जाते। अच्छा सर, मेरा आज का अगला सवाल ये है कि इंतकाल तमलीक क्या होता है सर? जी वामिक, इंतकाल तमलीक या तमलीक नामा ये एक वर्ड यूज किया जाता है प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए इंतकाल तो नॉर्मली जिस तरह एक सिंपल इंतकाल होता है, विरासत का इंतकाल या बै का इंतकाल, उसी तरह इंतकाल ही है। अब तमलीक जो है ना, इसमें एक नया लफ्ज आपने सुना होगा, नया वर्ड आ गया है एक्चुअल में इंतकाल तमलीक। अब मैं आपको बड़ा वसात के साथ बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उस मुतवफ़ी का एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए उसकी विरासत जायदाद को बांटा जाता है। अच्छा, उस विरासत को बांटते हुए ना काफ़ी सारे झगड़े हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि सालों तक आपस में बोलचाल ख़त्म हो जाती है। बाज़ दफ़ा जो है वो लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते हैं कि किसी का हाथ पांव टूट जाता है उन लड़ाइयों में। बाज़ दफ़ा ये कत्ल गारत तक बात पहुंच जाती है। तो कुछ जो समझदार बुजुर्ग है वो इस मामले को अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में ही निपटा देते हैं। अब जब अपनी ज़िंदगी में निपटाते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे 4 औलादे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, कल को मेरे बाद ये झगड़ते ना रहें विरासत को लेके कि एक कहे जी फ्रंट वाली ज़मीन मुझे चाहिए, दूसरा कहे मुझे चाहिए, वो 2 भाइयों का झगड़ा हो जाए या इस तरह कोई भी मसला ना हो। तो मैं अभी जिंदा हूँ चूँकि, तो मैं अभी इस विरासत को, विरासत तो खैर उसको नहीं कहेंगे क्योंकि विरासत तब बनती है जब कोई इंतकाल कर जाता है तो बाद में उसकी विरासत होती है वफात के बाद। अभी बंदा जिंदा है तो अपनी जायदाद को मैं अपनी हयात में ही इनमें बांट के दे दूँ। अच्छा, जब वो उस जायदाद को बांट के दे देता है अपनी हयात में तो उसको इंतकाल तमलीक कहा जाता है। अच्छा, अब इंतकाल तमलीक को अभी मैं मज़ीद आगे गहराई में जाके आपको बताऊं तो सिंपली आपने राजी रिकॉर्ड सेंटर, लैंड रिकॉर्ड सेंटर या पटवार खाना वहाँ पे जाना है। वहाँ जाके आपने बताना है जी मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसका मैं इंतकाल तमलीक करना चाह रहा हूँ। तो वो क्या कहेंगे, सिंपली आपको एक फॉर्म दे देंगे, शजरा फॉर्म उसको कहा जाता है। शजरा फॉर्म लेके आप चले जाएंगे, उस शजरा फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपने उस शजरा फॉर्म की तस्दीक करानी है इलाके के नंबरदार से और 1-2 पत्तीदार वहाँ के, उनसे तस्दीक करवाने के बाद पटवारी तस्दीक करेगा उसका। इन तीनों से तस्दीक करवाने के बाद आपने शजरा फॉर्म लेके जाना है दोबारा पटवार खाने में या अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे, और वहाँ पे जाके आपने वो देना है और साथ में एक जो फीस होती है। अच्छा, इस इंतकाल में ना कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, सिर्फ 1000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। 1000 रुपया फ़ीस देनी है और अपनी जो भी जायदाद है जिस तरह से आप बांटना चाह रहे हैं उस तरह से उनको डिटेल्स देनी है। वो सारा बंटवारा करके बांट के इंतकाल करके पर्चा आपके हाथ में दे देंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा इसका प्रोसीजर था। लेकिन अब जो है ना लोग इसको मुस्बत तौर पे यूज़ नहीं कर रहे, मनफी तौर पे यूज़ कर रहे हैं इंतकाल तमलीक को। फिर यहाँ पे मसला वो ही है कि जब भी इस हमारे मुआशरे में पिसी है चक्की में तो वो औरत पिसी है। अब लोग इंतकाल तमलीक सिर्फ इस सोच से ज़्यादा करवा रहे हैं कि बेटी को हक से महरूम किया जाए, बेटी को विरासत से महरूम किया जाए, सिर्फ बेटों को दी जाए। तो ये तरीका गलत है। हाँ, अगर इंतकाल तमलीक आप जो एक अच्छी सोच से करवा रहे हैं, मुस्बत सोच से करवा रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में
इस विरासत को बांट दिया जाए, हर बेटे को हर बेटी को दे दी जाए तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि बेटी को यहाँ पे महरूम किया जाए, सिर्फ बेटों के नाम पे मैं अपनी ज़िंदगी में जायदाद कर दूं, तो फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं। फिर इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा सर सॉरी, यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी बात भी काटूंगा। ये फिर हिबा भी तो सर आपने बताया, तो अगर जैसे आप ये बता रहे हैं इंतकाल तमलीग के बारे में, हिबा भी तो सर इसी तरह होता है, तो फिर हिबा और इंतकाल तमलीग में फ़र्क क्या है बेसिकली? अच्छा वामिक, हिबा और इंतकाल तमलीग में बहुत फ़र्क है। हिबा देखें ना, अगर प्रॉपर्टी की टर्म में ये हिबा का वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारी आम आवाम नहीं समझती क्योंकि एक अलग टर्म है प्रॉपर्टी की। हिबा का असल मतलब होता है तोहफा, गिफ्ट। अच्छा, जब हिबा करके किसी को दिया जाता है तो उसको गिफ्ट डीड कहा जाता है। अब हिबा जो है, इसको अगर मैं वजाहत के साथ बताऊं, हिबा कोई शख्स किसी को भी दे सकता है। मतलब हिबा भाई भाई को भी दे सकता है, दोस्त दोस्त को भी दे सकता है, बहन भाई को भी दे सकती है। इसमें कोई रिश्तों का तयन नहीं है कि आप किसी खास रिश्ते को ही दे सकते हैं या आप अपने वारिस को ही दे सकते हैं, लवाहिकीन को ही दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी को भी दिया हिबा किया जा सकता है, प्रॉपर्टी आपकी जितनी भी है। अच्छा, पर हिबा में 1/3 पार्ट जो है ना, 1/3 हिस्सा आप हिबा कर सकते हैं, वो किसी को भी, यानी दोस्त को भी कर सकते हैं। लेकिन इंतकाल तमलीग पे अगर हम चले जाएं तो इंतकाल तमलीग आप सिर्फ उन लोगों के लिए करवा सकते हैं जो आपकी वफ़ात के बाद आपके शरई और कानूनी वारिस बनते हैं। अब इंतकाल तमलीग तो ज़िंदगी में होता है, आप जिंदा हैं और अपनी विरासत को बांट रहे हैं, तो बस जब आप लेट्स सपोज आफ्टर डेथ जिन वर्षा में आपकी विरासत बटेगी, इंतकाल तमलीग भी सिर्फ उन लोगों को किया जा सकता है। जैसे आपका दोस्त है और उसको आप इंतकाल तमलीग करवा के देना चाह रहे हैं तो आप नहीं करवा के दे सकते, उसको हिबा ही कर सकते हैं। हाँ, अब ये है कि हिबा करें या इंतकाल तमलीग करें, इसमें जो एक प्रॉपर्टी के टैक्सेस होते हैं उससे आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। टैक्सेस आपको पे नहीं करने पड़ते, आपको सिर्फ जो एक कानूनी फ़ीस, जैसे पहले भी बताया, 1000 रुपया इंतकाल तबलीग की एक कानूनी फ़ीस है जो आपने पे करनी होती है। सेम लाइक एज हिबा की भी कानूनी फ़ीस, वो भी 1000 रुपया आपने पे करनी होती है। तो ये एक मेजर फ़र्क है इंतकाल तबलीग में और हिबा में। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन करूंगा मैं। ये जो इंतकाल तमलीग है, क्या इसको भी चैलेंज किया जा सकता है जैसे हिबा को चैलेंज किया जा सकता है, आपने बताया था, क्या इसी तरह इंतकाल तमलीग को भी चैलेंज किया जा सकता है? जी वामिक, इंतकाल तमलीग को चैलेंज किया भी जा सकता है और चैलेंज नहीं भी किया जा सकता। अब देखना ये है कि किन सूरतों में चैलेंज किया जा सकता है और किन सूरतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर तो कोई वालिद जो है अपनी जायदाद जो है उसका बंटवारा कर रहा है इसलिए कि मेरे बेटे जो हैं ये बाद में लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में उलझते ना रहें इस जायदाद को लेके, तो मैं अपनी ज़िंदगी में इंतकाल करवा देता हूँ उनके नाम पे जो मैंने प्रॉपर्टी देनी है, तो उसको इंतकाल तमलीग कहा जाता है। अच्छा, अब अगर वो वालिद जो है शरीयत और कानून की रूह से इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल इंसाफ के साथ हर बेटे को हर बेटी को हिस्सा देता है और बराबर देता है, तो इस तरह का इंतकाल तमलीग कल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो ही वालिद सिर्फ एक चालबाजी कर रहा है कि मैं इंतकाल तमलीग करा देता हूँ सिर्फ बेटों के नाम पे और बेटियों को इससे महरूम कर देता हूँ, तो अगर वो ऐसा करता है तो कल को उसकी वफ़ात के बाद बेटियां उठ के इस चीज़ को चैलेंज कर सकती हैं, कोर्ट के अंदर दावा कर सकती हैं, और जब वो दावा करेंगी तो मैक्सिमम कोर्ट के केसेस में देखा जाता है कि औरत दावा जीत जाती है, कि क्योंकि औरत को जो है ना कानून और शरीयत दोनों विरासत के अंदर हिस्सा देते हैं। भले अब कोई अपनी ज़िंदगी में इंतकाल तमलीग करवा देता है और औरत का हक खा जाता है, मार देता है या हिबा कर देता है किसी और को जगह, और औरत बहन बेटी का वो हक जो है मार दिया जाता है, लेकिन वफ़ात के बाद जब वो चैलेंज करती है तो वो केस जीत जाती है। काफ़ी सारे केसेस इस तरह के मैंने भी देखे हैं, और बाज़ दफ़ा जो है ना बेटे जो हैं वो बेवा का हक खा जाते हैं, मतलब जो उनकी वालदा होती हैं उनको हक नहीं देते, फिर वालदा अगर केस कर देती है तो हक उसका जो भी हिस्सा होता है मिल जाता है विरासत में। तो इंतकाल तमलीग को अगर तो उसकी फेयर पार्टीशन हुई है तो फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर पार्टीशन पे सारे भाई एग्री हुए हैं, जो भी औलादें थी एग्री हुई और उसी के मुताबिक उनको कब्जे मिले और कब्जे में वो रह रहे हैं। अब वाले साहब फौत हुए हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि
वालिद साहब ने तो मुझे पीछे का हिस्सा दे दिया था, दूसरे को आगे का दे दिया था, वो फिर खानगी तकसीम को भी कोर्ट मानती है। लेकिन ये तो खानगी तकसीम नहीं है, ये तो प्रॉपर इंतकाल हो रहा है। लेकिन अगर इंसाफ नहीं रखा गया, सिर्फ बेटों के नाम पे गई है, बेटियों को बीच में से महरूम कर दिया गया है, तो बेटियां केस कर सकती हैं, चैलेंज कर सकती हैं। अच्छा, जैसे कि नाज़रीन आपको पता है हमारे साथ मौजूद है लॉरी बांध हमारे जो है ठेकेदार साहब। तो ठेकेदार साहब, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारा होस्ट साहब यहाँ तो होस्ट है, लेकिन साइड पे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे आप मैनेजर है, तो किस तरह का आदमी है ये, जरा इसके बारे में बताएं हमें कुछ। शुक्र है जो आज ठेकेदारी है, वरना जो है ना शबाज जो है ना मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, मेरी जान ही छुट्टी है। मोहम्मद साहब माशाल्लाह जो साइड तो जाते हैं माशाल्लाह VIP होंगे ने, लेकिन इन्हों खारिश अक्सर ज्यादा होती है। अं खुरे खलोंदा जिवें बांदर खुरकदा बना, मतलब गल करदा होवे चढ़िया हाथ होंदा, खुरकी जा रहा होंदा। ये इन्हों खैर नाल जिवें बांदरां नूं जूआं पईयां होंदियां ने, खुरकिया खा ली, खुरकिया खा ली। ये माशाल्लाह ये काम ने। बाकी साडे वाले पासे इंजीनियरिंग कोई नहीं आती माशाल्लाह। जो साडे कोल साइड ते आ जांदे ना, सर तुहाडे नाल शबाज साहब गल करा, जो साडे कोल साइड ते आ जांदे ना, माशाल्लाह क्या बात है इस बंदे दी। मैं आउंदे नाल जिवें बंदा नहीं हल्का लड़िया होंदा स, बाज के आके ओ काम रोको मैंने चाह पिवाओ और तू जा बाज के बिस्किट ले। माशाल्लाह इहदी सुपरवाइजिंग है, क्या बात है जी। इहनू जुआ पवन ते अल्लाह करे चेक चेक खा दिया। टुर गए यार मोहब्बत वाले ते ले गए नाल निहासे, दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद ते जाइए केड़े पासे। अबे थ्रेशर क्या स्टार्ट कर देता ने, बंद करो। ये सुबह सुबह सर्दियां जनरेटर का तेल खत्म हो जाता है। हाँ यार शबाज तो सही बोल रहा है, जैसे सुबह रूसी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा होता ना। यार शबाज सही बोल रहा है, जैसे यामे का है ना सलेंसर नहीं फटा हुआ होता, वही मुंह है अंदर। तो नाजरीन ये था आज का सेगमेंट Q&A विद ESM। अच्छा, आज के नए अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं, आस्क प्रॉपर्टी विद ESM की तरफ। तो आस्क प्रॉपर्टी विद ESM का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन इस सेगमेंट में आप जितने भी हमसे क्वेश्चंस करते हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर, हम लोग आपको उनका जवाब देते हैं। तो आज के आस्क प्रॉपर्टी विद ESM का स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी आपके कमेंट्स होंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे और उनका जवाब सर देंगे। शहबाज सर से सवाल पूछना शुरू करो आज के ESM के। तो सर आज का पहला सवाल ये है कि सवाल करते हैं, आपकी वीडियो जो थी उस पर विरासत के इंतकाल का नया नोटिफिकेशन जारी, विरासत के इंतकाल की मुकम्मल तफसीलात, ये आपकी वीडियो थी। इसमें आपने एक वर्ड यूज़ किया था पत्तीदार, तो वो जो है मलिक कदीर आर के इनका जो अकाउंट का नाम है, ये सवाल करते हैं कि ये पत्तीदार क्या होता है, इसका जरा बयान कर दे। जी मलिक कदीर साहब, अगर किसी शख्स की किसी एरिया में भी ज़मीन है ना, और उसी एरिया में एक दूसरे बंदे की भी ज़मीन है, तो वो जो दूसरा बंदा होगा उसको पत्तीदार कहते हैं। वो पत्तीदार एक भी होता है, 100 भी होते हैं, 50 भी होते हैं। मतलब आपका इलाका तो मैं नहीं जानता, लेकिन मिसाल देता हूँ कि सरगोदा के अंदर आपकी कोई 5 किले ज़मीन पड़ी है, लेकिन आपके बराबर में भी किसी की होगी, थोड़ा सा आगे पीछे और भी ज़मीनें हैं, तो उन ज़मीनों के जो मालकान है, जो आपको जानते हैं पर्सनली तौर पे कि ये ज़मीन आपकी है, और उस बंदे को पत्तीदार कहा जाता है। तो सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, जो आपने वीडियो बनाई थी प्रॉपर्टी में RL2 क्या होता है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं हमारे शौकत अली जोइया साहब, तहसीलदार पटवारी गिरदावर साथ मिले हुए हैं, तो उनको कोर्ट में कैसे रोका जा सकता है। जी मलिक शौकत साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि गिरदावर और पटवारी अगर आपका काम नहीं कर रहे तो उसका क्या आप तरीकाकार अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा साथ तहसीलदार भी मिला होता है, तो क्या तरीकाकार। अच्छा, बाज़ दफ़ा रिश्वत भी मांगी जा रही होती है। अगर पटवारी आपसे रिश्वत मांगता है या काम नहीं करता, तो पहला स्टेप उसका होता है कि तहसीलदार को उसकी एप्लीकेशन दे दे उसके खिलाफ। अच्छा, अगर तहसीलदार भी साथ मिला हुआ है तो हमारे पास फिर अगला ऑप्शन AC और DC का होता है। जो तहसील लेवल पे AC होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला लेवल पे डिप्टी कमिश्नर होता है DC, उसको एप्लीकेशन दे दें। अगर फिर भी कोई हल आपका नहीं निकला तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन होता है सिविल कोर्ट प्लस एंटी करप्शन। एक एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दे और सिविल कोर्ट में इनके खिलाफ एक ना दावा दायर किया जा सकता है, पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी उसी वीडियो के नीचे प्रॉपर्टी में RL2 क्या होता है, तो इसके नीचे फिर वही हिसाब करते हैं मलिक शौकत अली जोइया साहब के प्रॉपर्टी में बनना या वट निकालते हुए अगर कोई तंग कर रहा है बिला वजह, तो उसको कैसे निकाला जाए, इसका जरा बता दें। जी बिल्कुल मलिक शौकत जोइया साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर हमारे गाँव देहातों में यही होता है कि कोई भी इस तरह का ना, मतलब एक बन्ना निकालना है या वट निकालनी, या दूसरा जो आपके साथ वाला है वो बीच में तंग करना शुरू करता है,
अच्छा, फिर गालम गलोच होती है, झगड़ा बढ़ जाता है, फिर जनाब बातें कत्ल तक पहुंच जाती हैं, फयारें कट जाती हैं, तो ये गलत प्रोसीजर है। इसका बड़ा एक साफ सुथरा प्रोसीजर है। आपने मुतलका थाने जाके दफा 145 CRPC के तहत एक एप्लीकेशन लगा देनी है, SHO बनाम SHO, और साथ में आपने मुतलका जो उस एरिया का मजिस्ट्रेट है एक पिटीशन उसके पास फाइल कर देनी है। अब जो वो मजिस्ट्रेट है ना, वो फौरी एक्शन ले लेगा और उस पे मुतलका SHO को भी अहकाम जारी कर दी जाएंगे, और SHO के पास भी आपकी एप्लीकेशन की गई हुई है, लेकिन जो FIR आपने कटवानी है वो दफा 145 CRPC के तहत कटवानी है। तो प्रॉपर्टी के अंदर ये सबसे बेहतर तरीका, अगर प्रॉपर्टी का आपका वो चाहे बने का झगड़ा है, वट का झगड़ा है, डेरे का झगड़ा है, ट्यूबवेल का झगड़ा है, पानी का झगड़ा है, या बास दफा पानी जो ही है वो आपका रोक देता है और अपने उसको जमीन को लगा देता है, रात को जाके आपके पानी जमीन से रोकता है और अपने वो खाल से मुंह बना देता है अपनी जमीन को, तो इसका सिर्फ एक ही कानून जो है ना इम्प्लीमेंट होता है, दफा 145 CRPC। सर बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। अगला सवाल है आपकी, इस वीडियो जमीन हिब्बा करते वक्त रजिस्ट्री पर कितना खर्चा आता है, ये वीडियो थी आपकी। इसके नीचे कमेंट करते हैं आई के साहब, कोई इनका नाम है, क्या दोस्त को हिब्बा कर सकता है, इसका जरा जवाब दे। हिब्बा जो होता है ना बेसिकली तोहफे को कहा जाता है, गिफ्ट को कहा जाता है। बिल्कुल अपने दोस्त को आप अपनी प्रॉपर्टी में से हिब्बा कर सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी कुल प्रॉपर्टी है या कुल जायदाद है उसका 1/3, इससे ज्यादा नहीं, 1/3 हिस्से से ज्यादा आप हिब्बा नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते। जी सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी उस वीडियो के नीचे जो बनाई थी आपने, गज और मरला में क्या फ़र्क होता है। इस वीडियो के नीचे मुर्शिद 007 इनके अकाउंट का नाम है, ये भाई साहब कमेंट करते हैं कि 272.25 होता देहात में है, ये मरला गज का मरला होता है देहात में, ये सवाल करना चाह रहे हैं, तो इसका जवाब दे दें। जी मुर्शिद साहब, 272.25 गज का मरला नहीं होता, हमें आपका कमेंट सही समझ नहीं आया। असल में उस वीडियो में मैंने बड़ा क्लियर मेंशन किया था कि जो हमारे गांव देहात होते हैं ना, वहां पे 272.25 स्क्वायर फीट या मुरब्बा फुट का एक मरला काउंट होता है। लेकिन अगर हम शहरों में निकल जाएं, पंजाब के शहरों में, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कहीं भी, तो वो या हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएं तो वहां पे 272.25 के हिसाब से नहीं होता, 225 मुरब्बा फीट के हिसाब से मरला काउंट किया जाता है। अच्छा सर, आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है, उसी वीडियो जो है आपकी ज़मीन हिब्बा करते वक्त रजिस्ट्री पर कितना खर्चा आता है, उस वीडियो के नीचे ये कमेंट करते हैं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल अकाउंट है इनका नाम। तो भाई साहब करते हैं कमेंट के सवाल पूछना चाह रहे हैं, हिब्बा क्या टूट सकता है। माँ जी ने बेटी को हिब्बा किया है और अब वालिदा ने केस कर दिया है क्योंकि बाकी बच्चों को इसका मालूम नहीं था, अब बेटी ने अच्छा सलूक नहीं किया। जी, एक तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अपना नाम साथ कमेंट के लाजमी मेंशन किया करें या मैसेज करें तो नाम लिखा करें, क्योंकि ये आईडी का नाम होता है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, ये आपकी आईडी का नाम है। तो इसके मुताबिक देखें, जो हमें सवाल समझ ये आया कि वालिदा ने बेटी को अपनी जायदाद हिब्बा की है, बाकी जो औलाद है उनसे थोड़ा बचा के उनको नहीं पता चलने दिया, लेकिन अब वो बेटी जो है ना वालिदा की खिदमत नहीं कर रही या अच्छा सलूक नहीं कर रही, तो क्या अब मतलब वो वालिदा जो है वो उस हिब्बा को वापस ले सकती हैं। अगर तो वालिदा हयात है तो दोबारा जो उन्होंने हिब्बा किया है उसको वापस किया जा सकता है, रिवर्स किया, रिवोकेबल इसको कहते हैं, रिवोक किया जा सकता है, वापस वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर सकती हैं, बेटी के नाम से हटवा के, अगर हयात है तो। अगर इस दुनिया से चली गई हैं तो फिर जो बाकी बहन भाई हैं उस एक के अलावा जिसके नाम पे हिब्बा है, वो बहन भाई चैलेंज कोर्ट में जाके दावा कर सकते हैं और उनको भी उनका प्रॉपर पूरा हिस्सा मिल जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी उस वीडियो के नीचे जिसकी वीडियो थी कि जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने का आसान तरीका, ये वीडियो है आपकी। नीचे भाई साहब कमेंट करते हैं, टफ एंड टफ। सर अगर मिस्टेक हो जाए, हिस्सेदारों में कोई नेम गलती से ऐड हो जाए तो दुरुस्ती का क्या तरीका है। एग्जांपल 2 भाई हों और तीसरा 3 लिखे जाएं और उसमें कोई दुरुस्ती का चांस है, इधर इसके बारे में बता दें। जी, आपने भी नाम अपना मेंशन नहीं किया, लेकिन आईडी का नाम आपका टफ एंड टफ है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देखे ना, पूरा सवाल आपने ब्रीफली नहीं बताया। पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस डॉक्यूमेंट में गलती हुई है, ये उस डॉक्यूमेंट का पता हो तब प्रोसीजर बताया जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट में गलती इस तरह करेक्ट की जा सकती है। जैसे कि इंतकाल में अगर गलती हुई है तो फर्द बदर के जरिए इंतकाल की दुरुस्ती करवाई जा सकती है। मजीद अब आप अगर बताएंगे कि किस डॉक्यूमेंट में गलती हुई है तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा।
जी सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी उस वीडियो के नीचे जो वीडियो आपने बनाई थी, ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड कैसे चेक करें। ये वीडियो आपकी नीचे सवाल करते हैं आसिम CH लिखा हुआ, शायद चौधरी कोई लिखना चाह रहे हैं। ये सवाल करते हैं भाई साहब के तहसीलदार खुद चिट्ठी लेते हैं, मुझे समझ आ रहा है कि रिश्वत की बात कर रहे हैं शायद, तो ये थोड़ा सा बताएं। जी आसिम चौधरी साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। तहसीलदार क्या, पटवारी, गर्दावर, हर कोई रिश्वत तो लेता है। और मैं तो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको यही कहता हूँ कि रिश्वत के लिए एक छोटी सी रकम एक अलग से आप रख लें, क्योंकि अगर तहसीलदार 5,000 रिश्वत मांग रहा है ना, अब हम कानूनी तरीके पे भी जाएं भी, अगर AC को एप्लीकेशन देंगे या DC को देंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा। हमें उसके लिए फिर थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाके केस करना पड़ेगा, पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। उसके लिए जो हमारे वकला हैं वो कम अज कम भी जो फीस डिमांड करेंगे 50,000, तो फिर चंगा नहीं 5,000 देकर जान छुड़ा लो, 50,000 वकील नु दवोगे, बाकी फिर केस के खर्चे अलग करोगे। तो बेहतर ये है कि छोटी मोटी अमाउंट भी उनको राजी करें और दे दें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी ये वीडियो, उसी वीडियो के नीचे ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड कैसे चेक करें, उसके नीचे भाई साहब कमेंट करते हैं, बट साहब भाई हमारे प्लॉट पे वकील ने कब्जा किया हुआ है, इसका कोई हल है? जी जी बिल्कुल इसका हल है, क्यों नहीं है। वकील ने कब्जा कर लिया तो धन वर्ड कोई वकील दुनिया में एक ही पैदा हुआ है, और भी बहुत सारे वकील हैं। वकीलों के बार काउंसिल्स भी मौजूद हैं, वकील के खिलाफ भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर तो आप कानूनी तौर पर ठीक है, आपके नाम पे वो प्लाट है, इंतकाल है, रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्स प्लाट के आपके पास हैं, तो कोई इशू नहीं है। वकील के खिलाफ आप पिटीशन फाइल करें और उसको आगे लेके चलें। अच्छा सर, जैसे मार्केट में अक्सर सुनने को आ रहा होता है कि जो वकील होता है वो वकील का भाई होता है, तो उसमें तो अपने भाई को सपोर्ट करेगा ना, इस तरह के अगर कोई हम किसी और वकील के पास जा भी रहे हैं तो वो उस वकील को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे हम अक्सर पंजाबी में कहते हैं कि मज्जा मज्जा दियाँ भैणा होंदियां ने, इसी तरह वकील भी तो वकील का भाई होता है। फिर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ बनी हुई है, मिसकंसेप्शन है। देखो जो इतफाक है ना, इतफाक तो जो मुसलमान है उनमें भी नहीं है। मुसलमानों के अंदर कितने ये फिरके बना के बैठे हैं। इसी तरह अगर कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसमें इतफाक नहीं होता हर बंदे में। अगर वकील भी हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब वकील एक ही हैं, उनमें भी इतफाक नहीं होता। एक वकील के खिलाफ 10 वकील होते हैं। जो इलेक्शन होते हैं इनके बार काउंसिल का सदर मुंतखब किया जाता है, तो वहाँ पे पार्टीबाजी बनी होती है। एक वकील एक को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा दूसरे को कर रहा है, तीसरा तीसरे को कर रहा है। तो अब देखें ना, थोड़ा सा वहाँ पे आप जाके इल्म ले लें, कचहरियों में चले जाएं कि ये जो वकील है किस पार्टी से इसका तल्लक है। अंदर इनकी पार्टियां होती हैं, जो मुखालिफ पार्टी है उसका कोई वकील हायर कर लें, उसके खिलाफ पता कर लें थोड़ा सा, तो हो जाता है। कोई इतना बड़ा काम नहीं है ये। सर मेरा भी एक सवाल है सर, सवाल ये है कि अगर 2 बहन भाई हैं या 3 बहन भाई हैं, तो उनमें से मतलब सबको प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है, उसमें से अगर वालिद साहब अगर फौत होने वाले हो, किसी को पता हो कि वालिद की तबीयत सही नहीं है, तो वो एक बच्चा जाके सारी प्रॉपर्टी अपना नाम करा ले, तो फिर जो बाकी बच्चे हैं वो क्या केस कर सकते हैं उस पर? जी बिल्कुल। तो ये हमारे माशरे में आजकल ऐसे ही हो रहा है कि वालिद जब बीमार होता है तो इलाज पे फोकस नहीं होता, जायदाद पे फोकस होता है। और कोई एक छात्र बेटा जो है ना, किसी भी तरीके से वरगला के वालिद साहब को या किसी तरीके से ना धोखा दे के साइन करवा लेता है और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है, लेकिन ये गलत प्रोसीजर है बिल्कुल भी। अच्छा, अगर तो बिलफर्ज वालिद साहब बच गए फिर किसी को जरूरत नहीं है दावा करने की, लेकिन अगर वालिद साहब दुनिया से चले गए हैं तो बिल्कुल दावा किया जा सकता है। सिविल कोर्ट के अंदर आप एक पिटीशन फाइल कर दे देंगे और अकॉर्डिंग टू वरासत जितना जिसका हिस्सा बनता है उतना मिल जाएगा। अगर किसी ने धोखे से नाम करवाई भी है तो कोई फायदा नहीं है, वो तब तक ही उसको यूज कर सकता है जब तक वालिद साहब जिंदा है। वालिद साहब जैसे इस दुनिया से जाएंगे दावा किया जाएगा और केस का फैसला जो है ना तमाम के हक में आ जाएगा और बराबर विरासत तकसीम हो जाएगी। तो नादरीन, ये था हमारा सेगमेंट आस्क प्रॉपर्टी विद ESM। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो है प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM। तो चलिए प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो शहबाज बताओ, आजकल क्या मार्केट में नई अपडेट्स चल रही हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग? जी तो सर, पहला जो है प्रॉपर्टी की अपडेट्स में जो मार्केट में पहला सवाल है, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। तो पहला सवाल ये है कि सुना है कि सर बैरिया टाउन की जो NOC SBCA ने जो है कैंसिल कर दी है। जी बिल्कुल शहबाज, एक दफ़ा पहले भी बैरिया टाउन पे केस हुआ था और 460 अरब का एक जुर्माना फाइन की मद में लगाया गया था बैरिया टाउन पे। 460 स्क्रूटनी की मद में आपने पे करने हैं। लेकिन अभी हालिया जो है ना, मलिक रियाज साहब ने वो 460 अरब रुपया देने से इनकार कर दिया है और सुनने में आ रहा है कि बैरिया टाउन डिफॉल्ट कर जाएगा। अच्छा, इसके बरक्स जो है ना SBCA ने वाकई NOC फॉर सेल एंड
एडवर्टाइजमेंट जो है इसकी मनसूख कर दी गई है। अच्छा, अगर SPCA ने NOC फॉर सेल और एडवर्टीजमेंट अगर मनसूख की भी है तो उसका इफेक्ट पुराने जो वहाँ के पोजीशन होल्डर हैं उन पे नहीं पड़ रहा। मजीद आगे बैरियर टाउन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता और सेल नहीं कर सकता, और अब इसका इफेक्ट जो है ना पूरे पाकिस्तान में पड़ा है। जो एक रश होता था बैरियर टाउन पेशावर में वो ख़त्म हो चुका है, अब रश नहीं है। इसी तरह बैरिया टाउन रावलपिंडी भी जो है ठीक ठाक मुतासर हुआ, और कराची में तो बहुत ज़्यादा मतलब जो एक लाइनें लगी होती थी ना ट्रांसफ़र इनके हेड ऑफिस के बाद ट्रांसफ़र के लिए, अभी आप जाएं तो इक्का दुक्का बंदा आपको ट्रांसफ़र में नज़र आएगा। ठीक ठाक इफेक्ट पड़ा है बैरिया टाउन पे। अब देखते हैं आगे चल के कि डिफ़ॉल्ट करता है या नहीं करता। तो सर नेक्स्ट अपडेट ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में ऑपरेशन हुआ और उधर तोड़फोड़ की गई। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट है वो भी तोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, ब्लू वर्ल्ड सिटी पे जो है ना RDA की तरफ से रावलपिंडी इंतजामिया और पुलिस ने मिलके एक ग्रैंड ऑपरेशन किया है और काफ़ी तोड़ फोड़ की और डिमॉलिश की चीज़ें। गेट खसूसी तौर पे जो है ना डिमॉलिश हुआ इसका। लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो साद नज़ीर जो ओनर हैं इसके, इनकी काफ़ी गलतियां हैं। इनिशली तो ये सारा इल्ज़ाम ही फौज पे लगा रहे थे। आर्मी चीफ के खिलाफ भी बयान इन्होंने दिया कि आर्मी चीफ साहब सिर्फ जो है ना ये खुला तजाद है कि DHA काम करे और बाकी सोसाइटियां काम ना करें। फिर उन्होंने एक न्यूज़ चैनल भी बनाया, शायद उसकी वजह से, चैनल की वजह से भी थोड़ा सा वो समझ रहे थे कि हम अब अथॉरिटीज़ हमारी बढ़ गई हैं। तो अब मेन मुद्दा इसमें यह है कि RDA ये कह रहा है कि जहाँ पे आपने ये सोसाइटी लॉन्च की है ये ग्रीन लैंड है, ज़रई ज़मीन है। लेकिन इनका मौक़िफ़ ये है ये ज़रई ज़मीन नहीं है, ये जो है बंजर कदीम ज़मीन है जिस पे हमने सोसाइटी लॉन्च की हुई है। और फर्दर आगे जाके देखें तो अभी तो ये कहते हैं कि 2.5 लाख कनाल ज़मीन हमने परचेज कर ली है। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया का कहना है। लेकिन जो शुरू की 30-35 एकड़ थी उसका भी कब्जा इन्होंने नहीं किया, अभी तक नहीं दिया, अपने पोजीशन नहीं दिया जो भी इनके वो अलाटीज थे। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि पहले जो आपने इनिशली ज़मीन बेच चुके हैं, जिन्होंने फाइल्स ले ली हैं, परचेजिंग कर ली है, कम से कम उन अलाटीज को तो पोजीशन दे दें, कब्जा दे दें, अथॉरिटीज दे दें। उसके बाद आपने जो 2.5 लाख खरीद ली है उस पर काम कीजिएगा। लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। 2.5 लाख का जो अलाटीज रुल रहे हैं उनको 2.5 लाख का क्या फ़ायदा। आप जितना बड़ा इसको बना दें, बढ़ा दें, लेकिन जिन अलाटीज ने इनिशली इन्वेस्टमेंट किया पहले उनको पोजीशन दें। सर ये तो अभी न्यू अपडेट आई है मार्केट में, मैंने भी आज पहली बार सुनी है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान वाले डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनसे। जी बिल्कुल शहबाज, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जब लॉन्च हुआ था ना तो ये प्रोजेक्ट बहुत उठा था, और ये भी मतलब रियाज साहब का लॉन्च करदा एक प्रोजेक्ट है। बहुत इसकी बेशुमार फाइल्स बड़े स्पीडली जो है ना सेलिंग हुई थी इसकी, और लोगों ने परचेज किए थे प्लाट्स, फाइल्स, और इन्वेस्टर्स बड़े इसमें घुसे थे। लेकिन वक्त के साथ जो है ना कुछ पॉलिसियाँ न्यू मेट्रो सिटी की ठीक नहीं थी, और अभी तो इन्होंने हद कर दी है। पर डेवलपमेंट चार्जेस 3 लाख रुपए पर मरला ये डिमांड कर रहे हैं। अगर 5 मरले का प्लॉट है तो 15 लाख तक डेवलपमेंट चार्जेस ये डिमांड कर रहे हैं, और इनके खिलाफ काफ़ी एहतजाज भी हो रहे हैं। उसमें जो इन्वेस्टर खाता स्पेशली इन्वॉल्व है इनके साथ, इन्वेस्टर लोग वो भी जाके इनके हेड ऑफिस में एहतजाज कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस ना रखो, कम करो, क्योंकि हमारा जो क्लाइंटेज है ठीक ठाक डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा क्लाइंट्स भी पर्सनली तौर पर जाकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल निकला नहीं है। अच्छा, अब बैरियर टाउन जिस तरह मुतासर हुआ है ना, साथ उसके न्यू मेट्रो सिटी भी और दी सिटी हाउसिंग स्कीम, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। द सिटी जो हाउसिंग स्कीम है, ये भी प्रोजेक्ट जो है ये भी एक्चुअल तो मलिक रियाज साहब का, भले उनकी बेटी लेके चल रही है, इसको डील कर रही है, लेकिन प्रोजेक्ट तो एक ही है। तो ये तीनों जो है ना अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों मुतासर हो रहे हैं। स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, इस पे मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए। इसका काफ़ी नुकसान इस ग्रुप को भुगतना पड़ेगा आगे मुस्तकबिल में चल के। क्लाइंटेज काफ़ी मुतनफ़र हुआ है इनके इस अमल से। नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM। तो आज के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो है अवेयरनेस बाय ESM। अच्छा, इसमें कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड अवेयरनेस नहीं होगी, लेकिन अवेयरनेस इसमें हम लोग इस सेगमेंट में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, जो चीज़ें नुकसानदेह हैं, जिन चीज़ों से बचना चाहिए, इनके रिगार्डिंग हम आपको अवेयरनेस देंगे। तो आज के इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं अवेयरनेस विद ESM का।
यार आज का पहला जो अवेयरनेस के रिलेटेड जो आजकल बड़ा मसला उठा हुआ है, बड़ी यूथ उसमें फंसी हुई है। तकरीबन पाकिस्तान की तो पत्नी यूथ 50% तो कंज्यूम कर रही है वेप पीते हैं, ये सिगरेट ही पी रहे होते हैं, वेप पीते हैं, पता नहीं ये क्या बला है। इसके बारे में थोड़ा सा गाइड दें भाई, क्या चीज़ है, बनता किससे है, सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, इसके बारे में ज़रा गाइड करें। जी बिल्कुल, वेप जो है ना आजकल एक बहुत बड़ी बर्बादी है जो हमारी यूथ में फैल चुकी है। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इसकी जो मार्केट है, उसका जो कैप है, मार्केट कैप 24 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और इसके ऊपर बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत वर्किंग की जा रही है। और सुनने में आ रहा है कि 2025 तक जो इसकी मार्केट कैप है वो 65 से 70 बिलियन डॉलर तक चली जाएगी, जो इस वक्त 24 बिलियन डॉलर है। अब क्योंकि ये एक यंगर्स का एक नशा है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी इसको मेरे ख्याल में कहा जाता है, तो हमारे होस्ट वामिक साहब इस पे सही रोशनी डाल सकेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हैं। तो वेब के बारे में वामिक साहब आप क्या कहेंगे, वेब क्या है और किस तरह ये इसका रुझान आजकल बढ़ता जा रहा है, या कितना नुकसानदेह है ये सेहत के लिए? हाँ जी बिल्कुल सर, ये वेब का आजकल वाकई बड़ा सीन स्टार्ट चल रहा है। दूसरों को क्या बोलें, सारी लगे में वेब पे कर में। बेसिकली वेब में अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं ना, इसको जो वेब की फुल फॉर्म जिसे हम लोग कहेंगे, वेब को बेसिकली वेपोराइजर कहा जाता है। एंड इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू अ वेब फॉर्म, मतलब स्मोक में एक जो है ना लिक्विड फॉर्म को ये कन्वर्ट कर देता है। और इसको बेसिकली चार्ज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। बहुत सारी इसके अंदर वेराइटीज़ होती हैं, कोको पॉड वेप होते हैं हमारे। इसके अंदर बेसिकली फ्लेवर्स चलते हैं और इसके ना कुछ लेवल्स जिसमें हम लोग कहेंगे कि टेम्परेचर्स कह लें, लेवल्स कह लें, इसको एक हद तक आप अपने उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। मींस इसकी डिवाइसेस शुरू होती हैं 20, 80, 68 और 120 तक इसका मोस्टली जाता है, या 160 तक भी जाता है। इसमें होता ही है कि एक मुख्तस जो हम लोग कहते हैं ना वो नहीं होता। लेट्स सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सिगरेट की, सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि हाँ भाई इसके अंदर 8 mg निकोटीन है, 20 mg है, या इतने mg निकोटीन लिखा होता है उसके ऊपर। बट वेप का क्या है, उसमें 20 से लेके 120 या 160 तक आप उसको खुद अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं वेप को थोड़ा सा बयान करूँ ना, तो ये सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह है। एक तो ये आपको इतना गंदा एडिक्ट कर लेता है अपने अंदर, इतना गंदा एडिक्ट कर लेता है कि आप नहीं छोड़ सकते इसको। वेप तो आप हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। और अभी लास्ट टाइम मैं बैठा हुआ था तो एक हजरत मुझे फरमा रहे थे कि इसका इतना नुकसान नहीं है, सिगरेट का ज़्यादा नुकसान है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ। जो सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट का जो स्मोक हमारे अंदर जाता है ना वो फिल्टर होके जाता है। जो आप वेप कंज्यूम करते हैं ना, वो डायरेक्ट स्मोक आपके लंग्स के अंदर जाता है और ये आपके लंग्स को सिगरेट से ज़्यादा जो है वो डैमेज करता है। दूसरा, ये इतना गाढ़ा स्मोक होता है कि अगर हम लोग कंज्यूम करें ना, कि पूरा सिगरेट और वेप के 2 कश बराबर हैं। सिगरेट बहुत हल्का होता है इसके मुकाबले, और आजकल तो जो नशा चढ़ा हुआ है कि भाई 120 पे रख के हम लोग वेप को कंज्यूम कर रहे हैं, इतना हार्ड वेप करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ठंडा और गाढ़ा धुआं होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको ना नुकसान देता है अंदर से जाके। तो ये सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसान दे, तो इस चीज़ से आप लोग खुदारा गुरेज करें। और जो ये आजकल ये फैशन के तौर पे जो लगे हुए हैं ना, लड़कियों को दिखाने के लिए निकले होते हैं, मोस्टली वो पकड़ा होते हैं उन्होंने, कभी पेन पकड़ा होगा, कभी वो पॉट पकड़ा होगा, कोको गले में लटकाया होगा, चेन के साथ इन्होंने लटकाया होता है, वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के भी लगाया होता है, धुएँ उड़ा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे, इससे गुरेज किया करें आप लोग, इससे बचें। और जो आप लोगों के गैदरिंग में लोग इसको कंज्यूम करें, उन लोगों को भी अवेयरनेस दें कि यार इस चीज़ से बचो और इससे गुरेज करो। अच्छा, इसके में अगर आपको नुकसान बताऊं ना, सिर्फ इसका ये एक नुकसान नहीं है कि आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है, आपका जो इंटीरियर है वो खराब कर रहा है। ये आपके जो रेस्पिरेटरीज इश्यूज होते हैं ना, रेस्पिरेटरी इश्यूज को हम लोग कहते हैं, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। खांसी आना, रात को आप सो नहीं सकते, आप जैसे आंखें बंद कर रहे हैं तो आपको खांसी आ रही है, दमे का मसला, और वो जो बलगम जनरेट होते हैं, ये इस तरह के जो इश्यूज है ना उससे बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, ये इतना डेंजरस है क्योंकि इसके अंदर कॉयल होता है, कॉयल अगर जल जाए खुदा न खास्ता, या इसकी बैटरी अगर फ्लक्चुएट कर जाए, इसके अंदर बैटरी फ्लक्चुएशन करने की वजह से फट भी जाता है, या आपके मुंह में फट सकता है और आपका मतलब सारा फेस खराब हो जाएगा, या इसके अंदर जो लिक्विड है वो आपके फेस पे लगेगा गर्म, तो आपका पूरा फेस खराब होने के भी इससे ज़्यादा खदशे हैं। और ये हद से ज़्यादा नुकसानदेह, और आपकी जो है वो खुदा न खास्ता लेट्स सपोज अगर फट जाता है और आपको कोई इस तरह का आपका फेस के ऊपर इसके पानी के वो छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, आपका फेस का भी कबाड़ा कर देगा ये। इस चीज़ से जितना गुरेज कर सकते हैं उतना गुरेज करें। अच्छा, ये आजकल ना तुम लोग तो यूथ हो, जानते होगे कि पबजी कोई गेम है बहुत ज़्यादा खेली जा रही है। तो ये तो ज़रा हमारे जो नाज़रीन है, व्यूअर्स हैं, ज़रा अवेयरनेस इनको दो कि पबजी का क्या नुकसान है हेल्थ के हवाले से, या पैसों के हवाले से क्या नुकसान बच्चे अपना कर रहे हैं, ताकि इनको वालिदैन को भी पता चले और इस चीज़ से वो इनको रोके।
जी सर, बहुत अजाब, ये क्या आपने बात छेड़ दी। पबजी, इतना मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे। मेरे दोस्त हैं, हम लोग होटल पे रात को जाके बैठेंगे ना, अच्छा जी लगे हुए अपने मोबाइलों में, क्या कर रहे हो, पबजी खेल रहे हैं। इवन तो इतने पागल हैं मेरे दोस्त के, पता नहीं हज़ारों रुपए अपने टॉप अप आई थिंक सो कोई आता है, फिर इनके कॉस्ट्यूम्स आते हैं और इनके कैरेक्टर्स खरीदते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं इसके अंदर। इतने पैसे भी अपने ज़ाया करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यही कोई टाइम वो ढंग के काम में लगा लें तो आज कोई कमा फिरा रहे हैं, अपना फ्यूचर बना लें, वो अपना टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, पबजी के ऊपर। एंड सेकंड थिंग, ज़हनी एडिक्ट कर देती है ये आपको, मतलब आप इतने एडिक्शन हो जाती है आपके माइंड के ऊपर इसकी कि आप पबजी खेले बगैर रह नहीं सकते कि भाई अगर पबजी खेलनी है, पबजी खेलनी है, पबजी खेलनी है। और ये आपके माइंड के ऊपर इतना आई थिंक सो गलत असर डालती है। मैं लास्ट टाइम एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उस न्यूज़ में मैंने क्या पढ़ा है भाई, एक बच्चा था, ये पबजी एडिक्ट हुआ था, बहुत हद से ज़्यादा पबजी खेल रहा था और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। सुबह उठा है, उसने अपने पेरेंट्स को ना मार दिया, बाकायदा उसने अपने पेरेंट्स को कत्ल किया है। तो उसने अपने पेरेंट्स को कत्ल कर दिया इसके ऊपर, अपने पेरेंट्स को उसने मार दिया कि मैं इनको रिवाइव करूंगा और ये जिंदा हो जाएंगे। मतलब इस हद तक ज़हनी मरीज बना देती है गेम इंसान को। और मेरा अपना छोटा भाई और पता नहीं कौन कौन इसके ऊपर लगे हुए थे, उसकी तो खैर मैंने ख़त्म करवा दी, उसको नहीं खेलने देता। और आप लोग के बच्चे भी अगर इसको खेल रहे हैं, इसके ऊपर इतना एडिक्शन है, तो उनके ऊपर सख्ती करें और इस गेम से उनको थोड़ा हटाएं। हाँ बिल्कुल यार, गल तुसी सही कीती है। मैं तो ना यार कि साढ़े जमाने दे विच मिना साहब वीआईपी गुल्ली डंडा बड़ा अच्छा खेल है। अच्छा सब तो बढ़िया सी प्रैक्टिस कबड्डी दी करनी, रात गानी, अच्छी कबड्डी खेलनी, अच्छा फुटबॉल खेलते असें। आजकल जेड़ा मैं तो ना चोर नवार चोर दे मतलब मार वो इस वास्ते कि यार माँ प्यो मोबाइल उन्होंने लैके देंदा है और उन्होंने इस चीज़ का नहीं करता कि सारा बच्चा की कर रहा है। और दूसरी बात है मतलब इन्होंने इस चीज़ से खुद माँ प्यो को करना चाहिए कि साडा बच्चा की कर रहा है। असं की कितना मोबाइल लेके दे छड़ा, या हम लोगों ने मोबाइल लेके दे दिया उनको कि जो जिस तरीके से जो मर्जी करते हो, ये हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। हमें अपनी औलाद को नज़र में रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और आइंदा हमें क्या करना चाहिए। माँ बाप बिल्कुल इस चीज़ पे वो फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी ज़रूरत मकसद है क्या पैसा कमाए, ये कमाए, वो करें, लेकिन कम से कम अपनी औलाद को प्लीज़ तवज्जो दें कि वो मेरा बच्चा कौन क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रही है। पबजी में घुस के मैं अपना सगा भांजा ज़ाया होते देखा है, क्योंकि उसकी आंखें सारी ज़ाया हो चुकी हैं, बिल्कुल अंत हो चुका है। इसलिए कि वो 24 घंटे मैं कम से कम 18 घंटे इसी पबजी में दिया उसने, तो वो बेचारा अंधा हो चुका है। बिल्कुल डॉक्टर साहब सही आप कह रहे हैं। इसी तरह ये पबजी का जो जिक्र छेड़ा हुआ है, पबजी बहुत ही पैसे के साथ ये जो आपने भी अच्छी बात बताई, आपकी चली गई बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, मेरे भी दोस्त हैं, कभी खेलते थे, अभी भी खेलते हैं कुछ, तो इतने एडिक्ट हो चुके हैं, फिर रात की 3 बजे उठ रहे होते हैं, एक दूसरे को ये करते वो करते, इसको रिवाइव कर, उसको मार, बंदा इधर से आया, पागल हुए हैं वो, दिन रात उठते बैठते खाते पीते सोते वो यही खेल रहे हैं। और आंखों से तकरीबन मेरे दोस्तों को तो चश्मा लग चुका है, उनका हालत बुरी हुई, आंखों के नीचे हल्के पड़े होते काले काले, मतलब सेहत के तो बिल्कुल बर्बादी है ये गेम। यहाँ पे तो मैं मुत्तफिक करूँगा इस बात से कि पबजी जो खेलते हैं वो ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, नशा चढ़ जाता है उनको पबजी खेलने का, तो खुदा इससे बचें। नाजरीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट अवेयरनेस बाय ESM। अब हम लोग जिस नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं वो है पोइट्री विद ESM। जी, इसमें हम लोग पोइट्री डिफरेंट शेयर सुनेंगे सर से भी और हमारे जो बाकी ऑडियंस बैठी है इनसे भी। तो आज के इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं, चलिए। मुशायरे का आगाज मैं ही कर देता हूँ। मिर्ज़ा खालिस साहब का शेर है, दर्द हो जब दिल में तो दवा कीजिए, दर्द हो जब दिल में तो दवा कीजिए, जब दिल ही दर्द हो तो क्या कीजिए। शेर सर मैं अर्ज कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल साहब का। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। वाह वाह ठेकेदार साहब, ना नूरी है ना नारी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या शेर पड़ा है खूबसूरत। तो सर मैं भी एक शेर सुनाऊंगा। तो शेर ऐसे है कि मिर्ज़ा गालिब का शेर है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि दफन करने से पहले मेरे दिल को निकाल लेना, दफन करने से पहले मेरे दिल को निकाल लेना, कहीं खाक में ना मिल जाए मेरे दिल में रहने वाले। एक शेर सर यहाँ मैं सुनाना चाहूँगा अल्लामा इकबाल साहब का। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर, गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर, अगर गिरते सिर्फ इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ही न रहे।
जबरदस्त वामिक, जबरदस्त, छा गए हो भाई। अच्छा सर, गालिब साहब का एक शेर मैं भी सुनाना चाहूँगा कि बड़ा मशहूर शेर है उनका कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना आदमी हम भी थे काम के। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे शफी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनका ताल्लुक जिला ठट्ठा से आगे किटी बंदर से है, तो इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शेर सिंधी के अंदर, सिंधी जबान बड़ी प्यारी जबान है, तो एक शेर जरा हमें सुना दें और हमारे नाजरीन को भी। मैं आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई जो हमारे सिंध का बड़ा बुजुर्ग शायर है, उसका एक शेर सुनाऊंगा। तू हबीब तू तबीब तू दर्दन जी दवा, तू दिए तू लाहे तू छपर तू छा, आऊं कुजाड़ो कहाँ मड़ी मैलूम तुक। अच्छा शिव साहब, बहुत खूबसूरत शेर सुनाया आपने। हमारे जो बुजुर्ग हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया आपने, लेकिन जो हमारी मोस्टली व्यूवर हैं वो सिंधी समझते नहीं है, तो इसलिए इसे उर्दू में भी ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, ये जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई ने, ये एक दुआ है। जैसे कि हम जब दुआ मांगते हैं अल्लाह से, तो ये शेर जो है ना, हम इसी शेर से दुआ मांगते हैं। तू हबीब, वो अल्लाह से मुखातब है। तू हबीब, हबीब अल्लाह से वो मुखातब है। तू हबीब तू तबीब, जब वो कहते हैं कि वो तबीब भी है। तबीब को आप समझते हैं, तबीब जो है वो उस ज़माने में तबीब जो डॉक्टर को भी कहते हैं। तो जब इंसान बीमार होते हैं तो वो अल्लाह से मुखातब है कि या अल्लाह, तुम जो है वो हमारे खुदा भी है, हबीब भी है, और हमारे जो दर्द है, हमारी जो तकलीफ़ है, वो उसको खुद अल्लाह ही जो है वो दूर कर सकते हैं। तू हबीब तू तबीब तू दर्द यानी जो हमको तकलीफ़ है, हम जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उसको मेरा अल्लाह तू ही जो है वो दूर कर सकते हैं। तू हबीब तू तबीब तू दर्दन जी दवा, तू दिए, जो भी इंसान को देने वाला है, तकलीफ़ देने वाला है, वो ही खुद खुदा है, और उतारने वाला, वो दूर करने वाला, वो भी खुदा है। ये एक खूबसूरत हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई की ऐसे समझे कि ये दुआ हम मांगते हैं अल्लाह से। जब इंसान खुशी भी वो देते हैं, तकलीफ़ बीमारी जो भी है वो देते हैं, और दूर भी वो कर लेते हैं। जो भी मुश्किलात है वो ही खुदा जो है वो दूर कर देते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा शाह अब्दुल लतीफ़ भिट्टाई का शेर आपको सुनाऊंगा कि सायम सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। यही ऐसे समझो ये दुआ है बस लतीफ़ साईं की। अच्छा शहबाज तैयब सर, आपको भी पता है हमारे जो ठेकेदार अकरम साहब हैं, बड़े कलाकार इंसान हैं। ये जब साइट पे होते हैं, तो हम लोग जब साइट पे काम कर रहे होते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो ये बड़ा मनोरंजन करते हैं वहाँ पे हमारा, बड़ा फुल गाने शाने गा रहे होते हैं, और मतलब इनके गानों के साथ इनके मतलब स्टेप्स भी चल रहे होते हैं, फुल डांस वांस भी इनका चल रहा होता है। बड़े कलाकार इंसान है, तो इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज प्रॉपर्टी कचहरी के शो में भी हमें गाना सुनाएं। भाईजान गल है कि जितनी माशाल्लाह वामिक साहब ने तारीफ कर छड़ी है ना, माशाल्लाह कोई ज़्यादा ओवर तारीफ कर छड़ी नो, एडा भी ऐसे मतलब गुलकार नहीं है, लेकिन असी ज़्यादा शौकीन पुराने गाने दे, अजकल का गाना साड़ी समझ नहीं आता। तो जितनी कह साड़ी आवाज़ खूबसूरत सर सुन लो, तो माशाल्लाह जी तारीफ तो करनी है आप कमेंट से दस दिया मियाँ साकिब साहब ने। अच्छा जी, गाना जी नूर जहाँ का, फिल्म का नाम है चनवरियाँ। गाना है जी, एक धरती सड़े दी बलदी, तू एक बदल बेपरवाह, दिल दी नगरे मिन्नता कर दी, मेरे देश भी वसदा जा, मैं एक धरती सड़े दी बलदी, वेख मेरे नसीब व मैं एक शिकरा यार बनाया, घ्यो दी चूरी खांदा नहीं, मैं तन दा मास खवाया, सदके जावा परा वालिया। माशाल्लाह ठेकेदार साहब, क्या बात है, खुदा दी कसम। कोयल वाली आवाज़ में हमने गाना सुना कर बंद छोड़ा, गाने तक एंड कर छोड़ा। ऐसी हूँ अपनी खूबसूरत सुरीली आवाज़ एक दौड़ा सुना दो ना, कसम एंड कर दोगे। दौड़ा सुना, दौड़ा सुना सर।
मंदा थी वे उन्हां लोकां दा जिन्ना साडे सज्जण नखेड़े मुंह ते करके मिठियां गाली वंज देंदन गलत सनेड़े तू आबाद रवे विच लगदियां दे मेरे दस चा जोरन केड़े यासीन लरासी दे पैसुंज दिसींदन वेड़े चोले ला पासे रब्बू काई बन गए डे कमले तक ना से लोए लोए भरना कुड़िया ते जो कुछ बांडा भरना शाम पिया बिन शाम मोहम्मद ते घर जा दिन डरना मैंने मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चिया दे संग लाए भला होवे उन उच्चिया दा जना नेमिया नाल निभाई टुर गया यार मोहब्बत वाल ते ले गए नाल निहासे टुर गया यार मोहब्बत वाले ते ले गए नाल निहासे ते दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद ते जाइए केड़े पासे। सर ये कलाम मोहम्मद बख्श का शेर था। माशाल्लाह अल्लाह के बड़े प्यारे वली हुए हैं, बड़े अल्लाह ताला के नेक वली हुए हैं और बड़े अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा अपनी ज़िंदगी के इसने बहुत बड़े इशू पे बात की है कि ज़िंदगी इंसान की क्या है और किस तरीके से गुजारी जा सकती है। तो नाजरीन ये था हमारा आज का सेगमेंट पोइट्री विद DSM जिसमें हम सब ने अपने अपने शेर भी सुनाए और ठेकेदार अकरम साहब ने गाना भी सुनाया, दौड़ा भी सुनाया और बहुत ही प्यारा कलाम भी पेश किया। आज के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें फ़नी पोइट्री, जिसमें तो हम लोग थोड़ा तंज़ो मज़ाक भी करेंगे और इस तरह की शेर वगैरह पढ़ेंगे जो फ़नी हो। तो चलिए इस सेगमेंट का भी बाकायदा आगाज़ करते हैं। इब्तिदा मैं खुद ही कर देता हूँ इस सेगमेंट की। अर्ज़ किया है कि मेरी माँ को गिनती आज भी नहीं आती, मेरी माँ को गिनती आज भी नहीं आती, मैं एक रोटी मांगूं वो दो देती है। अर्ज़ किया है मेरी माँ को गिनती अभी तक नहीं आती, मैं एक रोटी मांगूं वो दो देती है। सूखे बिस्तर पे बच्चे को सुला के खुद गीले पे सो जाती है, सूखे बिस्तर पे बच्चे को सुला के खुद गीले पे सो जाती है। माँ बाप की खातिर छोड़ दो सब रिश्ते नाते, माँ बाप की खातिर छोड़ दो सब रिश्ते नाते, हूटे माटे हूटे। तो नाज़रीन इस तरह की अब थोड़े फ़नी मुशायरे हम लोग करेंगे इसके अंदर फ़नी पोइट्री। तो बाकियों से भी हम लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अपना अपना हिस्सा डालें फ़नी पोइट्री के सेगमेंट के अंदर। चलिए चलते हैं। सर साढ़े को एक माई है और VIP माई है। माई है सर कि रेडवे लेद की थी, रेडवे लेद की थी आखी मेरे माई नो दो कगियां तो ले गया। मैं ऐसे हालात से गुजरा हूँ, मैं ऐसे हालात से गुजरा हूँ, मेरा बाप होता तो मुझे गले लगा कर रोता, मेरा बाप होता तो मुझे गले लगा कर रोता, माथा मेरा चूमता हाथों के छाले देखकर, गले लगाता मुझे निगाह मारता है मई मेरा लौंग गवाचा। तो नाज़रीन ये था फ़नी पोइट्री का सेगमेंट आप लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। आज की प्रॉपर्टी कचहरी की हम लोग नसीहत की तरफ चलते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे हर सेगमेंट में जो प्रॉपर्टी कचहरी में नसीहत करते हैं, आज की नसीहत की भी सर से रिक्वेस्ट करते हैं। सर आज की प्रॉपर्टी कचहरी की नसीहत कर दें। आज की नसीहत जो है ना मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं शफी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये एक स्कूल टीचर भी रिटायर्ड हुए हैं और काफ़ी जो है ना एक इंटीरियर सिंध से इनका तल्लक है। तो सिंधी के अंदर एक हमारे, क्योंकि नाजरीन ज़्यादा सिंधी है क्योंकि हम कराची में बैठे हैं, तो सिंधी ज़बान के अंदर हमारे नाजरीन को एक प्यारी सी नसीहत सुना दें शफी साहब प्लीज़। असांजे सिंधीअ में इहो चवण ई आहे त लेखो हमेशह क्लियर हुजणु खपे, लेखो चोखो साफ़ सुथरो हुजणु खपे। लेखे चोखो मतिलबु तव्हां ॾेती लेती कंहिंसां कयो था, पोइ उहो ज़मीन जी हुजे, प्लाट जी हुजे, जाइदाद जी हुजे, त उहो क्लियर हुजणु खपे, साफ़ हुजणु खपे, उहा लिखत उन जी हुजणु खपे। लिखत खां सवाइ जेका आहे उहा तव्हां जूं ज़बानूं नथियूं परनि। ज़बान त केॾियूं थींदियूं आहिनि पर उन जी जेकॾहिं लिखत हूंदी त उन लिखत तां केरु बि कोन फिरंदो। लिखत जेकॾहिं हूंदी, को दस्तावेज़ हूंदो
तो वो तव्हांजो 7 सालनि ताईं हलंदो। बाक़ी ज़बानूं मस्जिदनि में वेही कजनि तॾहिं कोन पढ़ंदियूं। इन करे लेखो चोखो क्लियर हो जाए। जो हिसाब किताब है वो क्लियर होना चाहिए, उसकी लिखत होना चाहिए, लेखा हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ये जो सिर्फ बातें वाली जो होती है ना वो अमल में नहीं आती है। जो लिखत होती है ना वो 100 सालों तक कायम रहती है। कोई आदमी अपनी ज़ुबान से तो मुखर जाते हैं मगर लिखत जो होती है वो उस पे वो कायम रहते हैं। इसीलिए लेखा जो होता है हिसाब किताब होता है। जो आप प्रॉपर्टी का करें, ज़मीन का करें, किसी की लिखत लाजमी है, लिखत ज़रूरी है। बहुत खूबसूरत नसीहत थी। आज के प्रॉपर्टी कचहरी का इख्तिताम भी हम लोग इसी सर की खूबसूरत नसीहत के साथ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के प्रॉपर्टी कचहरी का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया था कि हम लोग इसके अंदर बेहतरी लेके आएंगे प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट में। काफ़ी सारे सेगमेंट्स हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको मज़ा आया होगा। लेकिन अब भी अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जाके कि हम इसको इस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो आज के प्रॉपर्टी कचहरी के शो का यही इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको प्रॉपर्टी कचहरी के एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और हमारे प्रॉपर्टी कचहरी के मज़ीद शो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें। शुक्रिया।